दोस्तों मेरी आवाज़ जा रही है? अगर जा रही है तो जल्दी से थम्स अप करें ताकि अपना लेक्चर जल्दी से स्टार्ट हो। तो दोस्तों इस लेक्चर में अपने लोग आज बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ के ऊपर कि कूलम्ब्स लॉ में क्या क्या अपने लोग को पढ़ना है, कूलम्ब्स लॉ का इक्वेशन कैसे आता है, ये सारा चीज अपने लोग वन बाय वन करके बात करेंगे। लेकिन इस सबसे पहले अपने लोग बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ अपने लोग पढ़ते क्यों है, कूलम्ब्स लॉ को बनाया क्यों गया। ऐसा थोड़ी ना था दोस्तों कि साइंटिस्ट लोग आज फ्री थे तो उनका मूड किया कि नहीं आज कूलम्ब्स लॉ बना देते हैं, फिर किसी और दिन फ्री था तो उनका मन किया कि नहीं आज गॉस लॉ बना देते हैं। ऐसा नहीं होता भाई, ये फिजिक्स का दुनिया है, हर एक चीज का पीछे एक रीजन होता है। तो अब सवाल है कि कूलम्ब्स लॉ के पीछे क्या रीजन है, कूलम्ब्स लॉ क्यों बनाया गया। तो दोस्तों आप चार्ज के बारे में सुने होंगे, जो चार्ज होता है वो एक दूसरे पे क्या करता है, फोर्स लगाता है। अगर दोनों चार्ज सेम नेचर का है तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर दोनों अपोजिट नेचर का है तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जैसे देखो चार्ज नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल्स एक जुगाड़ है उससे आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे देखो इसको चार्ज मान लो, क्या ये है तो मैग्नेट, लेकिन चार्ज मान लो। अब देखो ये दोनों क्या है, सेम नेचर का है, तो सेम नेचर का है तो क्या करेगा, रिपेल कर रहा है। देखो रिपेल कर रहा है ना। अगर यही दोनों अपोजिट नेचर का होता, मान लो ये क्या है, पलट दिए तो क्या हो गया, अपोजिट नेचर का। मान लो अब एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, तो ये क्या करेगा, देखो अट्रैक्ट किया, देखो अट्रैक्ट किया ना। तो ये सब अपने लोग पहले से जानते थे कि चार्ज क्या करता है, एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है, वो उसके नेचर पे डिपेंड करता है। लेकिन ये फोर्स कितना फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, ये फिर कितना फोर्स से रिपेल कर रहा होगा, ये अपने लोग पहले से नहीं जानते थे। जैसे देखो ये Q1 है और ये Q2 है, तो ये अपने एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा। मान लो ये F1 इधर लगा, F2 इधर लगा, ये फोर्स लगाएगा। तो ये तो अपने लोग पहले से जानते थे, लेकिन ये फोर्स जो है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये अपने लोग नहीं जानते थे कि दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला मैग्नीट्यूड कितना होगा, दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये अपने लोग पहले से नहीं जानते। तो इसके बारे में कौन बताया, तो इसके बारे में कूलम्ब्स बताया कि दोनों चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा। उन्होंने इसके लिए एक इक्वेशन दिए। तो यही कूलम्ब्स लॉ में अपने लोग को पढ़ना रहता है इक्वेशन के बारे में। जो इक्वेशन क्या बताता है, दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड बताता है। डायरेक्शन तो काफी सिंपल हो तो बता ही देंगे। तो ये क्या बताता है कूलम्ब्स लॉ में, अपने लोग को आइडिया लग गया होगा कि कूलम्ब्स लॉ में क्या पढ़ना है दोस्तों। तो कूलम्ब्स लॉ में अपने लोग को ये पढ़ना है भाई कि दो चार्ज जो होता है एक दूसरे पे रिपेल या फिर अट्रैक्ट करता है, वो कितना फोर्स से रिपेल करता है या फिर कितना फोर्स से अट्रैक्ट करता है। इसी फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए एक इक्वेशन दिए और उसी इक्वेशन को अपने लोग को आज कूलम्ब्स लॉ में पढ़ना है। तो आप देखते हैं इक्वेशन कितना क्या है, वो इक्वेशन आता कैसे है, वो सारा चीज अपने लोग बात करते हैं उस इक्वेशन के बारे में। देखो इक्वेशन के लिए तो अपने लोग को दो चार्ज लेना ही पड़ेगा इक्वेशन डिराइव करने के लिए। और देखो ये जो इक्वेशन है ये क्या है, जो कूलम्ब्स लॉ है वो एक्सपेरिमेंटल है। वो जो इक्वेशन लाए वो डिराइव करके नहीं लाए हुए, एक एक्सपेरिमेंट के चार्ज सिस्टम लेकर के और उसी एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या दिए, एक इक्वेशन दिए। और देखो उन्होंने चार्ज लिए, ये मान लो Q1 है और ये Q2 है। जब ये चार्ज है तो ये क्या करेगा, एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा। तो मान लो Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब बदले में तो ये शांत थोड़ी ना लगाएगा, अभी तुम किसी को मारेगा तो सिंपल सी बात है वो भी तुमको मारेगा। ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, तो ये भी इस पे लगाया फोर्स, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और देखो ये फोर्स जो होता है ये सेंट्रल इन नेचर होता है। सेंट्रल इन नेचर करने का मतलब, जैसे देखो ये चार्ज है, दो चार्ज है Q1 और ये Q2 है। तो देखो दोनों चार्ज के सेंटर को आप एक स्ट्रेट लाइन से मिलाओ और उसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग दोनों चार्ज क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, या फिर रिपेल करे या फिर अट्रैक्ट करे, लेकिन उसी लाइन के अलोंग लगाएगा। ये नहीं इधर रिपेल कर देगा या फिर इधर अट्रैक्ट कर लेगा, ऐसा नहीं करेगा। तो इसी को अपने लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल इन नेचर। तो सेंट्रल इन नेचर क्लियर हो गया। ये फोर्स कैसा होता है दोस्तों, तो सेंट्रल इन नेचर होता है, सेंट्रल इन नेचर। यहां तक क्लियर है भाई। अब देखो, और ये मान लो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है r। अब देखो ये फोर्स जो एक दूसरे पे लगा रहा है, ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और डायरेक्शन अपोजिट होता है। ये नहीं कि Q2 बहुत बड़ा है तो Q1 पे ज्यादा फोर्स लगाएगा, Q1 छोटा है तो Q2 पे ज्यादा फोर्स लगाएगा, ये नहीं। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। जो आप न्यूटन थर्ड लॉ से सोच भी सकते हो। जैसे देखो किसी ब्लॉक पे अपने लोग फोर्स लगाते हैं तो ब्लॉक भी अपने लोग को बदले में क्या लगाता है, फोर्स लगाता है।
और न्यूटन थर्ड लॉ से वो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या क्या होता है, सेम होता है। जितना न्यूटन से हम लगाएंगे उतना ही न्यूटन से वो भी फोर्स लगाएगा, बस दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। देखो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो न्यूटन थर्ड लॉ से बोल सकते हैं F12 इक्वल टू F21, ये क्या होगा, सेम होगा मैग्नीट्यूड वाइज, और डायरेक्शन वाइज क्या होगा, अब अपोजिट होगा। तो दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, सेम होगा, और डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। अब बात करते हैं कि इक्वेशन की तरफ। अब अपने लोग बढ़ते हैं कि इक्वेशन कैसे आया। तो देखो ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ये पहले उन्होंने फ्री स्पेस में कर रहे थे, फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम बोल रहे, ये कहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम में। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, दोनों चार्ज को लिया और दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के साथ छेड़खानी की, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के साथ छेड़खानी किया। कभी Q1 को बढ़ा रहे थे, कभी Q2 को घटा रहे थे, कभी दोनों को बढ़ा रहे थे, कभी दोनों को घटा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि दोनों चार्ज को बढ़ा रहे हैं या फिर घटा रहे हैं तो ये जो फोर्स लग रहा है दोनों चार्ज के बीच में, उस दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज हो रहा था, घट रहा था या फिर बढ़ रहा था। फिर उन्होंने दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस के साथ छेड़खानी किया तो उन्होंने देखा जो फोर्स है वो घट रहा है या फिर बढ़ रहा है। वो कैसे घट बढ़ रहा है, तो दोनों चार्ज के डिस्टेंस के इनवर्स के स्क्वायर के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था, घट रहा था या फिर बढ़ रहा था। जैसे देखो ये दोनों चार्ज है, दोनों के बीच में पहले 1 मीटर था लेंथ, तो F फोर्स लग रहा था। लेकिन अब क्या किया उन्होंने, मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहने दिया लेकिन दोनों चार्ज के बीच में अब क्या किया, डिस्टेंस 2 मीटर कर दिया। तो अब देखा जो फोर्स लग रहा है F/4 यानी कि 4 टाइम्स घट गया। फोर्स पहले लग रहा था F और 2 मीटर किया तो 4 टाइम्स 4 क्या हो गया, फोर्स घट गया। यानी कि इस डिस्टेंस के स्क्वायर हुआ होगा तभी तो यहाँ 4 आया। तो यानी कि उन्होंने देखा कि जो डिस्टेंस के साथ जो छेड़खानी कर रहा है तो जो फोर्स है वो इनवर्स ऑफ स्क्वायर के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, फोर्स घट रहा है या फिर बढ़ रहा है। अगर यही डिस्टेंस कम कर देंगे तो फिर ये 4 टाइम्स क्या होगा, फोर्स बढ़ जाएगा। तो उन्होंने देखा जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। फिर उन्होंने क्या किया, उस चार्ज सिस्टम को उठाया, अब मीडियम चेंज करके देखे कि भाई मीडियम चेंज करते तो क्या फोर्स पे कोई इफेक्ट पड़ता है या फिर नहीं पड़ता है। तो वो चेक करने के लिए उन दोनों चार्ज सिस्टम को उठाया और मीडियम चेंज करके देखे। तो सबसे पहले उन्होंने वाटर में रखे तो देखा अरे ये तो गजब हो गया, पहले लग रहा था F तो अब लगने लगा F टेस्ट। फिर वाटर से उन्होंने पेट्रोल में डाला तो फिर वहां भी फोर्स चेंज हो गया, वहां भी मान लो पहले F लग रहा था, वाटर में F' तो अब ये पेट्रोल में F" हो रहा। तो यानी कि उन्होंने देखा कि फोर्स तो दोनों चार्ज के बीच में वो चार्ज पे तो डिपेंड कर ही रहा है, प्लस उसके डिस्टेंस पे तो डिपेंड कर ही रहा है, साथ में दोनों चार्ज के बीच में मीडियम क्या है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। यानी कि दोनों चार्ज के बीच का मीडियम चेंज कर रहा है तो फोर्स भी चेंज हो रहा है। यानी कि ये बोल सकते हो कि दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स है वो मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है कि कौन सा मीडियम में रखा हुआ है चार्ज। मान लो वाटर में रखा हुआ है तो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, अगर दूसरे मीडियम में रखेंगे तो हो सकता है 8 न्यूटन का फोर्स लगाए, हो सकता है 12 न्यूटन का फोर्स लगाए। यानी कि ये फोर्स जो है ये मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा था कि चार्ज कहाँ पे कौन से मीडियम में रखा है। तो अब ये दो इक्वेशन उनके पास आया एक्सपेरिमेंट के दौरान। अब देखो इन दोनों इक्वेशन से उन्होंने एक इक्वेशन बनाया और वो आया Q1 Q2 बट्टा r²। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट का नीड होता है, तो यहाँ पर उन्होंने एक कांस्टेंट लाया और उस कांस्टेंट का नाम है K। अब ये K है क्या, वो सारा चीज अपने लोग डिटेल्स में बात करेंगे। तो देखो उन्होंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया और उसके जगह पे कौन सा वर्ड लाया, तो K लाया। अब ये फाइनल अपना इक्वेशन आया K Q2 Q1 बट्टा r²। ये अपना फाइनल इक्वेशन आया। अब देखो ये जो इक्वेशन आया ये कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है, ये आया स्केलर फॉर्म है, स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ। अब देखो ये स्केलर फॉर्म है तो ये चार्ज का क्या, ये फोर्स का क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड बताएगा, दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड बताएगा। अब ये स्केलर फॉर्म है तो यहाँ पे जो चार्ज रखेंगे चार्ज के साइन के साथ नहीं रखेंगे, वहां पे क्या रखेंगे, विदाउट साइन चार्ज रखेंगे, विदाउट साइन रखेंगे।
विदाउट साइन। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक कोई डॉट नहीं होना चाहिए। तो देखो जो अपना फाइनल इक्वेशन ये आया। अब देखो ये के है क्या, तो अब के बारे में बात करते हैं। तो के है कूलम्स कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट। अब के क्या है, कूलम कांस्टेंट है। अब देखो ये कूलम कांस्टेंट जो है ये सिंगल कांस्टेंट नहीं, ये ग्रुप ऑफ कांस्टेंट है। इस के भी अंदर ये जो कांस्टेंट है इसके भी अंदर ढेर सारा कांस्टेंट छुपा होता है, जिसका वैल्यू होता है 1/4πε। अब देखो ये होता है के का वैल्यू 1/4πε। देखो 1 भी कांस्टेंट, 4 भी कांस्टेंट, पाई भी क्या है, कांस्टेंट है, और एप्सिलॉन भी कांस्टेंट होता है। तो अब सवाल है कि एप्सिलॉन क्या है। के तो हमें समझ में आया, कूलम कांस्टेंट जिसका वैल्यू ये होता है। अब ये बात है एप्सिलॉन क्या है। तो देखो अभी हम आपको कुछ देर पहले बताया हूँ कि जो चार्ज सिस्टम होता है वो अलग अलग मीडियम में ले जाने पे फोर्स क्या हो रहा था, अलग अलग आ रहा था। यानी कि चार्ज का जो फोर्स लग रहा था बीच में वो कहीं ना कहीं मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा था। लेकिन जो फाइनल इक्वेशन आया वहां पे आपको कहीं मीडियम वाला फैक्टर दिख रहा है, तो जवाब है नहीं। देखो Q1 ये तो दिया हुआ ही रहता है, Q2 ये भी दिया रहता है, ये भी R जो कि डिस्टेंस है। अब ये क्या है, कूलम कांस्टेंट है, तो कहीं मीडियम वाला फैक्टर तो है नहीं। लेकिन मीडियम पे तो अपने लोग एक्सपेरिमेंट के दौरान देखे है कि फोर्स क्या होता है, डिपेंड करता है। तो ये एप्सिलॉन है, यही बताता है मीडियम के बारे में, जिसको बोलते हैं अपने लोग इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो देखो जो मीडियम चेंज करने पे फोर्स चेंज हो रहा था ये इसी की वजह से चेंज हो रहा था, और ये अलग अलग मीडियम का वैल्यू अलग अलग होता है। अब देखो किसी मीडियम का ज्यादा है तो एप्सिलॉन ज्यादा होगा तो के कमेगा, के कमेगा तो फोर्स क्या होगा, कमेगा। एप्सिलॉन कम होगा तो के बढ़ेगा तो फिर फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखो ये क्या होता है, मीडियम का प्रॉपर्टी होता है, और ये अलग अलग मीडियम का वैल्यू अलग अलग होता है, जिसकी वजह से के का भी वैल्यू चेंज हो जाता है। तो देखो ये कांस्टेंट तो है लेकिन ये मीडियम पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी पे ये डिपेंड करता है। तो कूलम्स कांस्टेंट को हम बोल सकते हैं कि इट इज डिपेंड्स ऑन मीडियम। देखो एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो कहीं पे भी उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। दुनिया के कहीं भी कोने में ले जाओ उसको अप्लाई करो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। लेकिन इस के का वैल्यू चेंज हो रहा है। देखो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, अलग अलग मीडियम पे अलग अलग इसका वैल्यू होगा। अब ये एप्सिलॉन ही डिसाइड करता है कि किस मीडियम से कितना फोर्स लगेगा। यहाँ तक क्लियर दोस्तों। और एप्सिलॉन के बारे में अपने लोग आगे बात करेंगे कि एप्सिलॉन क्या होता है, किस मीडियम का कितना होता है, यही डिसाइड करता है कि किस मीडियम से कितना फोर्स जाएगा। तो इसके बारे में लिख देते थोड़ा, इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम दैट्स allow इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स इटसेल्फ। यही डिसाइड करता है कि अपने मीडियम से, जैसे वाटर है तो यही डिसाइड करेगा कि वाटर से अपने अंदर से कितना फोर्स जाने देगा। वो कौन डिसाइड करेगा, एप्सिलॉन, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी मीडियम, जो अलग अलग मीडियम का अलग अलग होता है। अब देखो ये जो अभी अपने लोग किसके लिए काम कर रहे थे, फ्री स्पेस के लिए। तो इन्होंने फ्री स्पेस के लिए या फिर वैक्यूम के लिए जो एप्सिलॉन का वैल्यू रखा, तब जाकर के जो के का वैल्यू आया वो कितना आया, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये किसका वैल्यू आया, के का वैल्यू। किसके लिए, तो ये आया फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम या फिर एयर, ये इसी के लिए वैलिड होता है, इसी तीन के लिए, फ्री स्पेस के लिए, वैक्यूम के लिए या फिर एयर के लिए। क्यों, क्योंकि हम एप्सिलॉन का वैल्यू अभी इसमें कौन सा रखे होंगे, तो ये फ्री स्पेस का, वैक्यूम का या फिर एयर का। तो एप्सिलॉन का जो वैल्यू होगा वो रखे, फिर इस कांस्टेंट को सॉल्व करने के लिए वैल्यू कितना है, 9 × 10⁹ तो देखो एप्सिलॉन किसका वैल्यू रखे है, फ्री स्पेस का। तो ये के का जब भी इतना वैल्यू यूज करेंगे तो किसके लिए करेंगे, तो जब चार्ज सिस्टम का हो, फ्री स्पेस में हो। तो यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। और मेन इक्वेशन कौन था कूलम्स लॉ का, तो ये था।
अब कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट लिख देते हैं और कूलम्स लॉ का कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है उसके बारे में भी बात करता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, इसे आप राइट डाउन कर लें। तो दोस्तों हमने कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिख दिया है। जिन्होंने एक्सपेरिमेंट के दौरान जो ऑब्जर्व किए उसी के अकॉर्डिंग उसने स्टेटमेंट बनाया। तो देखो स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है दोनों चार्ज के बीच में उसका मैग्नीट्यूड बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। जो हमने देखा भी है कि दोनों चार्ज जो होता है, जो फोर्स होता है दोनों चार्ज के बीच का क्या था, और दोनों चार्ज के बीच का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था प्रोडक्ट का। किस चीज का? प्रोडक्ट का, जो देखे भी है। फिर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। फिर हमने एक्सपेरिमेंट में देखा भी है कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किसका, तो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस का। फिर फाइनली हमने इस दोनों को इक्वेट किया तो हमें क्या मिला है, के Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। ये अपना फाइनल कूलम्स लॉ था। देखो ये स्टेटमेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट से मैच करता हुआ है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के ही अकॉर्डिंग तो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, तो दोनों सेम ही रहेगा ना। तो देखो ये अपना क्या था, इक्वेशन था। तो देखो ये मैच कर रहा है कि ना, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। तो देखो मैच कर रहा है। तो ये उनका स्टेटमेंट था। अब ये कूलम्स लॉ कहाँ वैलिड होता है, कहाँ नहीं वैलिड होता है, उसके बारे में थोड़ा लिख दे रहे हैं। तो दोस्तों कूलम्स लॉ का कुछ टर्म्स एंड कंडीशन उसके बारे में यहाँ पे लिख दिया हूँ कि कूलम्स लॉ कहाँ यूज कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं। तो देखो पहला है, इट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज ओनली। ये जो होता है केवल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। जैसे ये Q1 है और ये Q2 है, तो यहाँ पे अगर हम कूलम्स लॉ लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। इसके लिए तो फोर्स निकालने के लिए यहाँ पे कूलम्स लॉ लगा करके इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो पॉइंट चार्ज इसको बोलते हैं। तो जैसे देखो अगर कोई चार्ज है, मान लो 2 कूलम चार्ज है, अगर वो एक ही पॉइंट पे सारा 2 कूलम चार्ज है तो इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट चार्ज। अगर वही 2 कूलम चार्ज एक किसी स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको पॉइंट चार्ज नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज भी पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव करता है। अगर मान लो 2 स्फीयर है और दोनों पे क्या है, चार्ज रखा हुआ है और वो दोनों क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर दोनों का डिस्टेंस काफी कर दे तो अब कैसे बिहेव करेगा, तो पॉइंट चार्ज के जैसा। तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम भी पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव कर सकता है, लेकिन उसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बहुत लार्ज होना चाहिए उसके बीच का डिस्टेंस। अब दूसरा क्या है, इट इज नॉट वैलिड फॉर एक्सटेंडेड चार्ज। एक्सटेंडेड चार्ज बोल लो या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होता है। इसका कहने का मतलब जैसे देखो ये Q है, अब यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज क्या होता है, तो जैसे कोई चार्ज है, मान लो 1 कूलम चार्ज है, ये एक ही पॉइंट पे, तो इसको बोलेंगे पॉइंट चार्ज। लेकिन अब 1 कूलम चार्ज को हम किसी स्फीयर पे फैला दे रहे हैं, तो ये कैसा चार्ज कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज कहलाएगा। तो इसके लिए कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होता है, तो यहाँ पे कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। तो फिर जवाब है, क्वेश्चन है कि इसका फोर्स इस पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो करेंगे वहाँ पे थोड़ा इसको कूलम्स लॉ को मॉडिफाई करके कर सकते हैं। कैसे, तो देखो इस रॉड में एक छोटा सा dx थिकनेस का लेंथ काटेंगे, जिसमें क्या होगा, छोटा सा चार्ज dq होगा। अब ये छोटा सा चार्ज dq पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव करेगा, तो अब इस दोनों के बीच में कूलम्स लॉ लगा करके छोटा सा फोर्स निकाल लेंगे, फिर वहां पे इंटीग्रेट करके अपने लोग एफनेट तक पहुंच जाएंगे। दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ कि ये किसके लिए नहीं वैलिड होता है, तो एक्सटेंडेड चार्ज के लिए कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होता है। हाँ कुछ मॉडिफिकेशन के साथ वैलिड अपने लोग होशियारी के साथ कर लेते हैं। अब तीसरा देखो, बोथ चार्ज रेस्ट, दोनों चार्ज क्या होना चाहिए, रेस्ट पे। अब चौथा क्या कह रहा है कि कूलम्स लॉ इज वैलिड एट ए टाइम ओनली 1 पेयर ऑफ चार्ज। कूलम्स लॉ जो होता है एक बार में हम केवल एक ही पेयर के ऊपर लगा सकते हैं। इसका कहने का मतलब देखो ये लिखा गया, तो इसको मैं थोड़ा साफ कर दे रहा हूँ। अब देखो चौथा स्टेटमेंट क्या कर रहा है, जैसे देखो यहाँ पे ढेर सारा चार्ज है, 3 चार्ज है, ये Q1 है, Q2 है और ये Q3 है। तब ये कूलम्स लॉ डायरेक्ट तीनों चार्ज पे नहीं लगा करके ऐसे तीनों चार्ज पे एक साथ ऐसे नहीं लगा सकते कि Q1 Q2 Q3 R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R3 का स्क्वायर, ऐसे नहीं कर सकते। ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे कर देंगे तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, गलत। कूलम्स लॉ क्या कहता है कि मेरा जो इक्वेशन है वो एक बार में एक ही चार्ज पेयर पे यूज कर सकते हैं। या तो पहले आप इस दोनों के बीच में फोर्स निकालिए, या फिर इस दोनों के बीच में, या फिर इस दोनों के बीच में, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन एक बार में हम एक ही पेयर पे काम करेंगे। तो पहले आप Q1 Q2 पे काम कर लो, K Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर,
फिर इस दोनों के बीच का फोर्स निकाल लो, फिर इस दोनों के बीच का, फिर इस दोनों का, फिर उससे वेक्टोरियल सम से एफ नेट निकाला जाएगा। तो दोस्तों यही चौथा स्टेटमेंट कहता है कि कूलम्स लॉ जो होता है एक बार में एक ही पेयर पे वैलिड होता है। तो दोस्तों यहाँ पे कूलम्स लॉ का एंडिंग होता है। अब अपने लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिल रहे हैं। थैंक यू।